चलिए, तो ये ध्यान में रखिएगा, मैंने रिकॉर्ड कर देना है बच्चे। लेंथेनाइट्स कहलाता है 58 से 71, जिनमें 4f ऊर्जा स्तर होता भरता है, तो इसको बोलते हैं लेंथेनाइट्स कहते हैं, लेंथेनाइट्स कहते हैं। एकदम ध्यान में रखना बेटा, लेंथेनाइट्स कहते हैं। चलिए, तो लेंथेनाइट्स कहेंगे। कहां से कहां तक? तो 58 से 71 तक का जो परमाणु क्रमांक वाला तत्व होगा उसको हम लेंथेनाइट्स कहते हैं। मजेदार है। छठे आवर्त का तत्व 14 तत्व होता है बच्चे। छठे आवर्त का कितना तत्व होता है? तो 14 तत्व होते हैं, इसको हम लेंथेनाइट्स कहते हैं। एक्टिनाइट्स किसको कहेंगे बच्चे? एक्टिनाइट्स, ध्यान दीजिएगा, एक्टिनाइट्स कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। यह होगा आपको 7वें आवर्त के 90 से 103 तत्व, जो ठीक है 4f ब्लॉक। यहां देखिए ये वाला जो है, ये वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, ये क्या है? तो ये लेंथेनाइट्स नहीं, ये एक्टिनाइट्स है बच्चा। क्या है? एक्टिनाइट्स है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, एक्टिनाइट्स है बच्चा, ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। घंटा धातु मिश्र धातु है बच्चे। घंटा धातु किसका बना होता है? तो घंटा धातु जो है, ध्यान में रखिएगा, घंटा धातु किसका, कौन सा मिश्र धातु है? तो बच्चे घंटा धातु बना होता कॉपर और टीना का। ठीक है, टीना नहीं रहेगा तो बजेगा नहीं बच्चा, टीना नहीं रहेगा तो बजेगा नहीं, घंटा धातु होता है, घंटा धातु। एकदम ध्यान में रखिएगा, घंटा धातु या बेल मेटल कहते हैं। 2-3 बातें जो आपको जान लेनी चाहिए बच्चे। आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर इसको तो कांसा भी बोलते हैं। हाँ बच्चे, कंपोजिशन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो कांसा हो जाता है। घंटा धातु में आपको पता है कॉपर जो है लगभग जो है 40% होता है और टीन ज्यादा होता है 60%। ठीक है, अगर टीना नहीं रहेगा तो बजेगा नहीं। कांसा की बात करते हैं, कांसा में जस्ट अपोजिट होता है कॉपर और टीना। कॉपर 60% होता है और टीना लगभग 40% के आसपास होता है। चलिए, थोड़ा सा और भी देखते हैं बच्चा लोग। एक होता है बेल मेटल हो गया, एक और होता है, ठीक है, यहां देखिए, जैसे लीजिए ब्रास, ठीक है, ब्रास लेते हैं, ब्रॉन्ज और ब्रास, ब्रास लेते हैं बच्चे। ठीक है, ब्रास तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। आप ब्रॉन्ज बताते हैं, ब्रॉन्ज और ब्रास, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। पीतल, मान लीजिए पीतल ले लेते हैं, पीतल ले लीजिए, ठीक है, पीतल लीजिए। पीतल क्या होता है? तो कॉपर और जिंक होता है, Cu और Zn, ठीक है। ब्रास और ब्रॉन्ज बोलते हैं बच्चे, ब्रॉन्ज ब्रास हो गया, है ना। अब देखिए क्या होगा, कॉपर और जिंक। एक और होता है, यहीं से एक और निकल के आ गया, क्या? मूंज मेटल बच्चा, मूंज मेटल। ये भी क्या होता है? तो ये भी आपको कॉपर और जिंक के ही बने हुए होते हैं, कॉपर और जिंक का ही बना होता है। कौन? तो आपको पीतल बच्चा। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मूंज मेटल भी कॉपर और जिंक के ही बनते हैं। और बहुत सारा मैं आपको बताता रहता हूं, ध्यान में रखिएगा, बहुत सारा मैं बताता हूं। जैसे, ठीक है, मैं बताता हूं किसका बच्चा, तो बार बार पूछेगा, बार बार पूछता है। जो कौन सा पूछता है? तो टाइप मेटल, ध्यान में रखिए बच्चा, टाइप मेटल ये बराबर पूछता है। टाइप मेटल ये किसका बना होगा? तो ये बना होता है पीबी, ठीक है, पीबी, एसबी और एसएन का बना होता है। फिर इसी तरह से देखिए आपको क्या होता है, तो बच्चा लोग ध्यान में रखना है, ये आ जाएगा गन मेटल। ये किसका बना होगा? तो गन मेटल जो है, ठीक है, आपको किसका? तो बच्चे कॉपर, ठीक है, Cu, Zn और Sn, Cu, Zn और Sn का बना होता है। इसी तरह से एक और ले लीजिए, क्या जी, ठीक है, एक और होता है जो कौन सिल्वर बोलते हैं बच्चे? जर्मन सिल्वर कहते हैं, जर्मन सिल्वर कहते हैं। तो जर्मन सिल्वर किसका बना होता है बच्चा? तो जर्मन सिल्वर बना होता है, ठीक है, Cu, ठीक है, Zn, Cu प्लस क्या? Zn प्लस Ni के बने होते हैं। ध्यान में रखना, Cu, Zn और Ni के बने होते हैं। ठीक है, ये याद रखना बच्चे, Cu, Zn और Ni के बने होते हैं। तो महत्वपूर्ण है, बार बार यहां से क्वेश्चन आपको पूछता है, ध्यान में रखिएगा, बार बार यहां से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। Cu, Zn और Ni होता है। चलो, तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। Cu, Zn, Ni, जर्मन सिल्वर हो गया। तो यहां से आंसर क्या होगा बच्चा? घंटा धातु। तो Cu और Sn, कॉपर और टीना, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन होंगे, किसमें होंगे डी इलेक्ट्रॉन? सर्वाधिक अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन, तो बच्चे जिंक है। आपको पता है कि जिंक जो है आपका क्या होता है? तो ये डी, ये देखिए डी में क्या होता है? पूरा भरा होता है इसका, है ना, पूरा भरा होता है। क्योंकि आपको पता है 30 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और क्या होगा? 3p6 और क्या होगा? तो 4s2 और 3d10 होता है बच्चे,
ठीक है ना। ये जिंक Zn+, तो इसी का इलेक्ट्रॉन केवल निकलेगा। 4s से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो बच्चा लोग 4s से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, D पूरा भरा हुआ है, यानी इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ध्यान में रखिएगा, इसमें कोई डी में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब आते हैं फेरस में बच्चे। फेरस क्या हुआ, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और ये 6 26, यानी 3d6 हो गया। और डी में कै ठो डब्बा होता है, तो 5 डब्बा होता है, ये मैंने कई बार आपको बताया है। चल बेटा यहां एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, 2 3 4 5 और क्या हुआ, 6 हो गया। तो यहां देखिए कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसमें है, तो बच्चे फेरस में। इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है कॉपर में बच्चे, मतलब जिंक में, ठीक है, क्योंकि जिंक का जो डी ऑर्बिटल है ये कंप्लीटली क्या है, फुलफिल्ड है ना, फुलफिल्ड है ना, 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन है। अब निकेल पे आते हैं बच्चे, निकेल Ni3+, Ni3+ पे आते हैं, है ना। चल बेटा आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि सर 4s2, तो चूंकि 4s2 बाहर निकल गया है, केवल क्या बचा है, 3d6 बचा है, इसीलिए मैंने ये काम किया। Fe2+ के विषय में बात हम लोग कर रहे हैं। चलिए निकेल पर बात कीजिए बच्चा, ठीक है। फेरस कोबाल्ट निकेल 28 होता है बच्चा, तो क्या होगा, तो 3d8 हो गया। यहां पर क्या हो गया, 3d8। निकेल का क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8 होता है बच्चे। 4s2 बाहर निकल गया, कितना बचा, 4s2 और 3d से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी 3d7 बचा। आप पुट कीजिए इसमें, ठीक है बच्चा, 3d7 कीजिए, है ना। चलिए एक इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5, ये आ गया 6, ये आ गया कैसा, कितना बचा, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या होता है, तो आपको बच जाता है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चा, कितना इलेक्ट्रॉन बचा, तो 3 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बच्चे, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसमें 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपको, ठीक है, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपको मैंने कहा 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन पूछ रहा है किसमें सर्वाधिक अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा बच्चा, तो सर्वाधिक अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन किसमें होगा, तो बी में होता है। एकदम ध्यान में रखना है, क्या होगा, तो Fe2+ में होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चा, यहां देखिए, आप सभी बच्चों को पता है, क्या पता है कि 1s2 2s2 2p6 और क्या होता है 3s2 और क्या होगा 3p6 और 4s2 और 3d10 होता है ना। ये होगा जिंक का बच्चा, ये जिंक का है, Zn का। तो Zn का ये है, तो ये क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन कौन बाहर जाएगा, तो बाहर Zn2+ कर रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, तो कौन सा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो 3d10 होगा। तो यही मैंने यहां बताया था कि पहले पर एकल भरेगा, फिर मतलब युग्म में भरेगा, तो पूरा फुलफिल्ड हो जाएगा, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब आते हैं Fe2+ पे बच्चे। अब इसमें देखते हैं ये क्या है, 1s2 2s2 2p6, फिर क्या हुआ 3s2 और बच्चे 3p6 और क्या होगा 4s2 और 3d6 आ गया, है ना, 6 आ गया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसने, तो कितना बचा, तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन बचा। तो ये देखिए मैंने ऐसे भरा था, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसमें युग्म में नहीं है, कौन है, 4 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने निकाल दिया बच्चे। उसी तरह से मैंने आपको, यहां नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये देखिए बच्चा, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, निकेल नहीं है बच्चा, निकेल होना चाहिए था, निकेल होना चाहिए था बच्चा, ठीक है ना। ये Ni कर लीजिएगा, Ni3+ कर लीजिएगा, निकेल कर लीजिए इसको, Ni3+। या नाइट्रोजन भी होता तो क्या होता, नाइट्रोजन 3+ अगर होता तो 3+ अगर, तो ऐसा तो होगा ही नहीं, नाइट्रोजन 3+, 3- होना चाहिए था, इसीलिए निकेल ही ये होगा, ठीक है। तो निकेल होगा, निकेल 3+। तो बच्चा क्या हुआ, तो निकेल में आपको पता है 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 और क्या होगा 3p6 और क्या होगा, तो बच्चे 4s2 और अंत में क्या होगा, तो 3d8 हो गया, है ना। तो ये s ने त्याग दिया 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बचा 8 में से भी एक इलेक्ट्रॉन चला गया 7, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो 7 आ गया। तो 7 का मैंने यहां पर बनाया है बच्चा, ठीक है। पहले डी ऑर्बिटल है तो 5 ठो डब्बा होगा, पहले 5 ठो भरेगा, फिर क्या होगा 6ठा 7वां, कितना बच गया 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए निम्न में से किस यौगिक में संक्रमण धातु की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य है, किस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य है, पूछ रहा है कि किस संक्रमण धातु की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य है, शून्य किसका होगा, है ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां देखिए क्या है आपको बच्चे कि कोबाल्ट, याद होगा उदासीन ऑक्साइड है ना,
CO, याद रखना CO उदासीन ऑक्साइड है, ठीक है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है बच्चे, कार्बन, कोबाल्ट नहीं है। कोबाल्ट रहता तो C बड़ा होता, वो छोटा होता, यहाँ दोनों साइज बराबर है, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और मैंने कई बार बताया है बच्चे, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह न्यूट्रल ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड है ना, न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बच्चा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो 0, अब देखिए क्या होगा, Fe का मान लेते हैं x, 0 गुना 5 प्लस 0 गुना 5 बराबर क्या, 0। तो x बराबर क्या हुआ, तो 0 ही होगा ना, यानी यहां पर इसका 0 हो गया। जरा इसका देखिए बच्चे, तो नाइट्रोजन हाइड्राइड है ना, तो नाइट्रोजन का क्या होता है, तो मान लेते हैं x है, हाइड्रोजन है, तो इसका अगर अधातु के साथ, ठीक, अधातु के साथ, ठीक, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, अधातु के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है बच्चा। तो क्या करेंगे, तो x और प्लस 1 इंटू 2, प्लस क्या x 1 इंटू 2, ये देखिए आ गया, बराबर क्या, कुल 0 आ जाएगा बच्चे। तो क्या हो जाएगा, तो 2 2 4 और 2x बराबर -2, तो ये -2 हो जाएगा, है ना। इसका भी उसी तरह से निकाल लेंगे, ClO4 तो -8 हो गया, क्लोरीन का भी निकल जाएगा बच्चे। तो क्या किसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, तो यहां आपको हो जाएगा फेरस का। क्यों, क्योंकि यह न्यूट्रल ऑक्साइड से जुड़ा हुआ है बच्चा। NaClO4 का भी निकाल के देख लेते हैं, NaClO4 का निकाल के देख लीजिए। सोडियम का कितना है, तो सोडियम का भैया मान लेते हैं x है, क्लोरीन का कितना है, तो सोडियम का तो +1 होता है, सोडियम का +1 होता है, ध्यान में रखना बच्चा। सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या चेंज नहीं होगा, +1। और यहां देखिए क्लोरीन का मान लेते हैं x है, ऑक्सीजन का मान लेते हैं -2 इंटू क्या 4 बराबर क्या 0, तो x -7 बराबर क्या 0, x बराबर क्या हुआ, तो 7 आ जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, तो बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो यहां भी 0 नहीं हो रहा है। तो बच्चे किसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, तो ए नंबर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। निम्नलिखित आयनों में, युग्मों में से जलीय विलयन निम्न में ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, अन्य की तुलना में अस्थायी होता है। ऑक्सीकरण अवस्था अन्य की तुलना में क्या बोल रहा है, अस्थायी होता है। कैसे निकालेंगे बेटा, अन्य की तुलना में कैसे ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, क्या होगा, अस्थायी होगा। तो यहां देखिए अन्य की तुलना में, ये देखिए Ti+ और Ti3+। Ti क्या है, टाइटेनियम। टाइटेनियम क्या होता है, 21 होता है, परमाणु संख्या 21 है ना। चल बेटा, तो निकाल के देख लेते हैं ना क्या होगा, टाइटेनियम 3+, अन्य की तुलना में अवस्था, ये देखिए Cu+ और Cu2+, Cr2+, Cr3+, है ना। कौन अस्थाई होगा, कौन आपको ऑक्सीकरण अवस्था अस्थाई होता है, तो यहां देख बेटा, ये जो है, ठीक है, आपको यहां पर किसका स्टेट गेन कर रहा है, ये Ti, तो Ti गेन कर रहा है कैल्शियम का। 21 में से 1 घटा दिए तो 20 आ गया कैल्शियम का स्टेट। Ti3+ देखिए ये क्या होगा, तो 21 में से 3 घटा दिए कितना हो गया 18, यानी आर्गन का स्टेट ग्रहण करेगा। तो आर्गन क्या है, तो आर्गन है बच्चे क्या है, तो आर्गन जो है यह, ठीक, इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस का स्टेट गेन किया। तो ये देखिए, ये पहले रहने दीजिए, इनर्ट गैस का स्टेट हम और भी देख लेते हैं। कॉपर 29 में से 1 घट गया, क्या 28, क्या इनर्ट गैस है, नहीं है। कॉपर 29 में से 2 घट गया 27, क्या इनर्ट गैस है, नहीं, ठीक है। 36 होना चाहिए था निकटवर्ती क्योंकि आपको पता है हीलियम, नियोन, आर्गन, ठीक है, फिर क्या क्रिप्टन, फिर क्या जेनन और फिर क्या रेडॉन होता है। तो ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, बोलते हीलियम का कितना होता है बच्चे, 2 हो गया। नियोन का कितना हुआ 10, ऑर्गन का कितना हुआ 18, आपको क्रिप्टन का कितना हुआ 36, जेनॉन का कितना हुआ 54 और रेडॉन का कितना हुआ तो 86 होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब हम इस पर बात कर लेते हैं, किस पर, तो ये देखिए, ठीक है, टाइटेनियम और ये आर्गन नहीं होगा बच्चा, ये इनर्ट गैस का स्टेट ग्रहण नहीं करेगा। इस पर भी बात करते हैं। क्रोमियम 24 होता है, 24 में से 2 घटा दिए कितना हुआ, तो बच्चे 24 में से 2 घटा दिए 22। क्रोमियम यहां क्या है, तो बच्चे 24 है, 24 में से 3 घटा दिए 21 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी इनर्ट गैस नहीं है। तो कौन अस्थायी होगा, तो बच्चे टाइटेनियम की अपेक्षा टाइटेनियम 3+ जो है वो अस्थायी अवस्था देगा बच्चे, अस्थायी, ठीक है, स्टेट होगा। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए, महत्वपूर्ण है। 10 का क्या होगा, ए नंबर आ गया। आगे बढ़ते हैं। एक्टिनाइडों में ऑक्सीकरण अवस्था का परास अधिक होने का कारण क्या होता है, तो बच्चे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि देखिए, ठीक है, एक्टिनाइडों में ऑक्सीकरण अवस्था अधिक होता है। क्यों, क्योंकि 5F और 6D की बात मैं कर रहा हूं बच्चे, 5F और 6D की मैं बात कर रहा हूं, 5F और 6D, 4F तो होगा ही नहीं, ये काट दीजिए, है ना,
ये खत्म हो गया। ठीक है, एक्टिनाइडो अकुंचन नहीं बच्चा। 5F और 6D तथा 7S अस्त्रों के समतुल्य ऊर्जा स्तर के कारण, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इसका ऊर्जा स्तर जो है एक्टिनाइड्स जो है, एक्टिनाइड्स बच्चे, एक्टिनाइड्स ये क्या है, तो 5F ब्लॉक एलिमेंट है, 5F ब्लॉक एलिमेंट होता है, 5F ब्लॉक एलिमेंट होता है। और ये क्या है, तो ये है आपको रेडियो सक्रिय तत्व है, रेडियो सक्रिय तत्व होता है, मैंने कहा था बच्चे। और यहां पर बार बार आपको मैं बता रहा हूं कि देखिए 5F और, ठीक है, क्या 6D के बीच जो एनर्जी लेवल है ये क्या होता है, कम होता है, ऊर्जा स्तर कम होता है, ऊर्जा स्तर कम, तो जिसकी वजह से ऊर्जा स्तर कम, जिसके कारण क्या होगा, तो जिसके कारण, ध्यान में रखिए बेटा, जिसके कारण आपको, ठीक है, एक्टिनाइड्स का जो परास होता है, ऑक्सीकरण परास, ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक होता है। एकदम याद रखना बच्चा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो आपको ज्यादा होगा, महत्वपूर्ण है कुछ। नेक्स्ट देखिए, CuSO4 का जलीय घोल द्वारा अवशोषित प्रकार। देखिए आप सभी बच्चे जानते होंगे कि कॉपर सल्फेट, ठीक है, और 5 जल के अणु अगर मिल जाता है तो ये कलर किसका बनाता है, तो बच्चे इसको बोलते हैं ब्लू विट्रियोल कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, इसको ब्लू विट्रियोल कहते हैं। ये कवकनाशी होगा, कवकनाशी होगा। और जब भी कवकनाशी होता है, फंगिसाइड्स के रूप में ये काम करता है, कवकनाशी होगा, फंगिसाइड्स की भांति ये काम करता है। ठीक है, लेकिन कॉपर सल्फेट का जलीय घोल, कॉपर सल्फेट के जलीय घोल किस प्रकाश को अवशोषित करेगा, तो नारंगी लाल को अवशोषित करेगा। एकदम याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन किसको अवशोषित करेगा बच्चे, जलीय विलयन। ठीक है, जलीय विलयन ये किसको अवशोषित करता है, जलीय विलयन आपको अवशोषित करता है नारंगी लाल को, ऑरेंज रेड को, ऑरेंज रेड को अवशोषित करता है, रेड को अवशोषित करता, महत्वपूर्ण है बच्चा, अवशोषित करता है, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो ये ध्यान में रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। कारण निम्न अवस्था में कौन सा सामने दिए गए गुणधर्म का सही क्रम को प्रशस्त नहीं करता बच्चा, ध्यान दीजिए बच्चा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछेगा, यहां देखिए वेनेडियम है, ठीक है, वेनेडियम 23 होता है, 23 में से 2 इलेक्ट्रॉन घटा दिए 22 हो गया। क्रोमियम 24 होता है, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24 है ना बच्चा। ठीक है, और ये मैग्नीज, मैग्नीज क्या हुआ, तो मैग्नीज हो गया, ध्यान देना बच्चा, मैग्नीज क्या हो गया, तो 25। ठीक है, और ये हो गया, फेरस क्या हो गया, तो 26 हो गया। तो अब जरा देखिए, वेनेडियम 23 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसने घटा दिया तो कितना हो गया, 21 हो गया बच्चा, 21 इलेक्ट्रॉन है, 21 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 21 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या हुआ, तो ये है आपको, कैसा इलेक्ट्रॉन है बच्चे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो है ये इसमें कितना हो गया, तो ये देखिए, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, 21 इलेक्ट्रॉन है बच्चा। तो 21 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, तो क्या ये ओड पेयर है, कौन सा पेयर है, ओड है बच्चा, ओड पेयर होता है। तो जब भी ओड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, अब देखिए क्रोमियम पर आते हैं, क्रोमियम क्या हुआ, तो क्रोमियम 24 हो गया, 24 में से क्या करेंगे, तो 2 इसने घटा दिया, तो क्या हो गया, तो बच्चे ये 2 इसने घटा दिया तो कितना हो गया, तो 22 इलेक्ट्रॉन हो गया। हाँ, ये देखिए, ये हो गया 21, ये क्या हुआ 22, ये क्या हुआ बच्चे, इसने 23 कर लेना है, इसने 24 कर लेना है बच्चे। तो 21, 22, 23, 24, ये क्या होगा, तो ये अनुचुंबकीय ना होकर के क्या होगा बच्चा, तो अनुचुंबकीय नहीं होगा ये। ठीक है, अनुचुंबकीय व्यवहार नहीं करेगा। ये कैसा व्यवहार करेगा, तो यह व्यवहार करेगा, याद रखना बच्चा, ये अनुचुंबकीय का मतलब हो गया पारामैग्नेटिक बिहेवियर, पारामैग्नेटिक बिहेवियर हो गया। ठीक है, ध्यान में रखना बच्चा, पारामैग्नेटिक बिहेवियर यह नहीं प्रदर्शित करेगा। तो कैसा प्रदर्शित करेगा, यह बिहेवियर प्रदर्शित करेगा, एकदम याद रखना है बच्चा। तो ये कैसा बिहेवियर प्रदर्शित करेगा, तो ये प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा, ध्यान में रखना बेटा, प्रतिचुंबकीय व्यवहार। ठीक है, ये आपको प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा, डायमैग्नेटिक बिहेवियर करेगा, प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, कोई बात नहीं, प्रतिचुंबकीय व्यवहार अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेगा, तो आंसर हो जाएगा यही नंबर, क्योंकि ठीक प्रस्तुत नहीं करता है, पूछ रहा है ना। अब देखिए, निकेल, कोबाल्ट और फेरस, मैग्नीज, ये आयनिक आकार क्या होगा, तो बच्चे निकेल मतलब क्या हुआ 27, ध्यान दीजिएगा से, निकेल मतलब क्या हुआ, तो फेरस, कोबाल्ट, निकेल 28 हो गया, तो 28 में 28 हो गया, निकेल 28, ध्यान में रखना बेटा 28। और ये देखिए कोबाल्ट, कोबाल्ट क्या हुआ, तो 27। ठीक है, फेरस क्या हुआ, तो बच्चे 26 है ना, और मैग्नीज क्या हुआ, तो Mn 25 है ना। तो आपको पता है कि यहाँ देखिए, ये इसको लिखिए क्या,
ये लिखिए, ठीक है, फेरस, और ये लिखिए क्या, मैग्नीज लिखिए बेटा। तो आप सबको पता है, क्या पता है कि बच्चे, ठीक है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, ध्यान दीजिएगा, आवर्त में बाएं से बाएं जाने पर एटॉमिक रेडियस का मान क्या होता है, घटता है। एटॉमिक रेडियस का मान क्या होता है, घटता है। तो ये देखिए, ये क्या हुआ, तो 28, 27, 26 और ये 25 है, उल्टा है बच्चे, ठीक है। यानी सबसे पहले क्या होगा, मैग्नीज आएगा, उसके बाद क्या आएगा, फेरस आएगा, उसके बाद क्या आएगा, कोबाल्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, तो निकेल आएगा ना। तो ये देखिए, इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, घटेगा, और उल्टा आएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा एटॉमिक रेडियस। तो ये देखिए बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आयनिक आकार सही है, ये सही है बच्चा। उसी तरह से कोबाल्ट 3+, ठीक है, हाँ, फेरस 3+, क्रोमियम 3+, स्कैंडियम 3+, है, ये ध्यान में रखना बच्चा। तो जलीय विलयन में स्थिर रहता है, सही बात है, ठीक है, जलीय विलयन में ये रहता है बच्चा। यहां मैंने क्या कहा था बच्चे, एक सेकेंड, यहां देखिए, ठीक है, मैंने क्या कहा था कि ये देखिए, ये क्या होगा, तो टाइटेनियम है ना, आर्गन का स्टेट ग्रहण करेगा। बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन सब है बच्चा, यहां देखिए, ठीक है, निम्न के मध्य रासायनिक जुड़ाव को पहचानिए। बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट कहता है, कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट कहता है कि देखिए नायोबियम, ठीक है, नायोबियम, उसके बाद थेलियम, फिर ठीक है बच्चे, थेलियम, उसके बाद क्या, ठीक है, हॉफनियम, ठीक है, हॉफनियम और जर्कोनियम, ये तीनों जो है, ठीक है, आपको जुड़वा तत्व है बच्चे, जुड़वा तत्व है, ध्यान में रखिएगा। नायोबियम, मेरी बात समझिए, उसके बाद कौन, ठीक है, नायोबियम, फिर क्या बच्चा, हाँ, हॉफनियम, उसके बाद कौन, तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉफनियम, उसके बाद क्या, थैलियम, उसके बाद क्या बच्चा, तो जर्कोनियम। ये चारों क्या है, तो आपको जर्कोनियम, जडार बच्चे, जर्कोनियम, ये चारों क्या है, तो ट्विन यानी जुड़वा तत्व है, जुड़वा तत्व है, एकदम ध्यान में रखना, जुड़वा तत्व है, महत्वपूर्ण है बेटा, जुड़वा तत्व है। तो यहां देखिए क्या क्या होगा, तो नायोबियम और थेलियम है, नायोबियम और थेलियम, ये गलत बात है। हैफनियम के साथ जर्कोनियम या कुछ भी होना चाहिए था, कोई भी नायोबियम भी हो सकता था। यही आपको चार जो है क्या, ट्विन एलिमेंट्स है बच्चे, ट्विन एलिमेंट्स है, रासायनिक रूप से जुड़वा तत्व है, रासायनिक रूप से जुड़वा तत्व है, रासायनिक रूप से, ध्यान में रखना बेटा, रासायनिक रूप से क्या है, तो जुड़वा तत्व होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहां देखिए, मैग्नेट, मैग्नेट क्या होता है, MnO2 बच्चे, मैग्नेट क्या हुआ, MnO2 आ गया। पर मैग्नेट क्या होता है, तो MnO4, ठीक है, MnO4 पर मैग्नेट, है ना, के कारण, जिस कारण से चतुष्फलकीय होता, वह कारण क्या है बच्चा, तो आपको पता है कि मैग्नीज ऑक्सीजन के साथ में, चूंकि ऑक्सीजन है तो ये हमेशा कौन सा बॉन्ड का निर्माण करेगा बच्चा, तो ये हमेशा जो है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ये पाय आबंध का निर्माण करता है, और पाय आबंध में मैग्नीज के डी कक्षक के साथ ऑक्सीजन के पी कक्षक का अति व्यापन होगा। मैग्नीज के डी कक्षक यानी डी ऑर्बिटल जो किसका, मैग्नीज का, और वो ऑक्सीजन का क्या होगा, तो ऑक्सीजन आपको पता है बच्चे, तो डी ऑर्बिटल होता है किसका, मैग्नीज का, ऑक्सीजन का हमेशा पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो डी और पी के बीच में ओवरलैपिंग होगा, ठीक है, डी और पी के बीच में क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है, जिसके कारण क्या होगा, तो ये चतुष्फलकीय संरचना देगा, ठीक है। मैग्नीज आपको पता है, मैंने बताया बेटा, परमाणु संख्या कितना, 25 होता है, और ये देखिए 1s2 2s2 2p6, फिर क्या 3s2, फिर क्या 3p6 और 3d क्या 4s2, ये देखिए 4s2, यहां तक 20 हो गया, और 3d5 है, ये डी ऑर्बिटल अंतिम कक्षा में। और ऑक्सीजन का देखिए बच्चा, ऑक्सीजन क्या होता है, 8 होता है, तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 2p4 हो गया। ये देखिए p और डी ऑर्बिटल के बीच में कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और पाई बॉन्ड जो है इसी के ओवरलैपिंग के कारण, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, चतुष्फलकीय होता है। ध्यान में रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर पूछता है। चलिए, तो ये बातें ध्यान में रखें, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये देखिए, ये वह लेंथेनाइड आयन बच्चे, एक ही लेंथेनाइड आयन है, देखिए ओनली वन लेंथेनाइड आयन, एकदम ध्यान में रखना है, एकमात्र लेंथेनाइड आयन जो, ठीक है, आपको क्या करेगा, तो जो ऑप्टिकल, ठीक है, ऑप्टिकल फॉस्फोरेसेंस प्रोड्यूस करता है, यानी आपको प्रकाशीय, ठीक है, प्रकाशीय रंग प्रदर्शित करता है, यानी प्रकाश को क्या करेगा, उत्सर्जित करने का काम करेगा, यानी एक ही लेंथेनाइड आयन, एक ही लेंथेनाइड आयन, ठीक है, फोटोल्यूमिनेसेंस होता है बच्चे, एक ही, ठीक है, लेंथेनाइड आयन,
लेंथेनाइड आयंस, लेंथेनाइड आयन जो क्या करता है, तो जो ठीक है रंग प्रदर्शित करता है, रंग प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रदर्शित करता है। ध्यान रखना बेटा, रंग प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे याद रखिएगा, उसे क्या कहेंगे, तो उसे ठीक है एक ही लेंथेनाइड आयन जो रंग प्रदर्शित करता है, ठीक है रंग प्रदर्शित करता है वह क्या है बच्चा, तो वह है, ध्यान रखिएगा, समेरियम 3+, समेरियम 3+ करता है, ठीक है कौन, समेरियम 3+। ध्यान में रखना बच्चा, बाकी कोई नहीं करता है, ध्यान में रखना है, समेरियम 3+ करेगा, न तो ये करेगा न तो ये करेगा, कोई नहीं, कोई भी लेंथेनाइट से नहीं करेगा, कोई भी लेंथेनाइट आयंस जो है वह रंग प्रदर्शित नहीं करता है सिवाय एक के, कौन, समेरियम 3+ का। ध्यान में रखना बेटा, समेरियम 2+ होता तो नहीं करता, समेरियम 1+ होता तो नहीं करता, केवल कौन करेगा, तो समेरियम 3+ करता है। तो ये महत्वपूर्ण है बच्चा, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, आपके लिए बहुत बहुत लाजवाब क्वेश्चन है बच्चे, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए ये चैप्टर समाप्त हो गया और बहुत अच्छा क्वेश्चंस का लेवल है बच्चे, तो आपको एकदम ठीक है घबराना नहीं है, सारे क्वेश्चंस को करते चलना है साथ साथ मेरे, और देखिए मजा आएगा आपको। चलिए नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चे, और ये क्या है आपका, चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है आपका, देख लेते हैं एक चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना, बहुत मजेदार है बच्चे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, देखते हैं क्या है। देखिए कितना मस्त है। तो पहले तो ये ध्यान में रखिए, ये वाला क्या है, तो ये थोड़ा सा चेंज हो गया, I3- है ना। कारण निम्नलिखित में से किसके केंद्रीय परमाणु पर अधिकतम संख्या में एकाकी युग्म होते हैं। बच्चे आप सभी बच्चों को पता है जनन के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये देखिए फ्लोरीन से जुड़ गया एक तो फ्लोरीन, यहां एक फ्लोरीन आ गया, ठीक है, यहां भी एक फ्लोरीन आ गया और यहां भी एक फ्लोरीन आ गया बच्चा, यानी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, तो कितना इलेक्ट्रॉन से ये जुड़ गया, तो ये चूंकि फ्लोरीन के अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 7 1 8, यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन था, 4 तो जुड़ गया, कितना बचा 4+ इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर जुड़ गया, यानी एकाकी युग्म कितना हो गया बच्चा, एकाकी युग्म यहां पर ठीक है 2 एकाकी युग्म हो जाएगा, यानी 4 इलेक्ट्रॉन या 2 एकाकी युग्म होगा, 2 एकाकी युग्म, कोई बात नहीं, ये देखिए कोई बात नहीं। चलिए अब हम ये पहले जेनॉन फ्लोराइड का निकाले थे, अब जरा देखिए बेटा SF4 का, सल्फर के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये देखिए ठीक है, आपको यहां फ्लोरीन आ गया, यहां भी फ्लोरीन आ गया, यहां भी फ्लोरीन आ गया, कितना इलेक्ट्रॉन बच गया इसके ऊपर, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो एक एकाकी युग्म, ठीक है, यहां देखिए 1 2 और 4 मान लेना है, 4 ले लीजिए, 4 ठीक है, SF4 हो गया, और बच्चे कितना 4 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर बच गया, एक एकाकी युग्म यहां पर बच गया है ना। चल बेटा अब देखिए, अब हम बात करें I3- पर, I के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चा, तो I के अंतिम कक्षा में याद रखना है, क्योंकि आयोडीन ग्रुप हेलोजन ग्रुप का सदस्य है आयोडीन, तो यहां देखिए एक आयोडीन यहां पर ले लीजिए, एक आयोडीन यहां पर ले लीजिए, ठीक है ना, एक आयोडीन यहां पर लेते हैं, I3- है बच्चा, ये और एक आयोडीन कहां लेते हैं, तो यहां ले लेते हैं, है ना। तो आयोडीन में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां जुड़ गया बच्चा, एक इलेक्ट्रॉन यहां जुड़ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहां जुड़ गया, तो कितना बचा 5, एक इलेक्ट्रॉन इसने और ग्रहण कर लिया, I- है बच्चा, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, कितना हो गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, कुल कितने इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या 3 एकाकी युग्म हो गया, 3 एकाकी युग्म हो गया बच्चे, एकाकी युग्म यानी कितना हो गया 3 हो गया, 3 दूनी 6, तो 3 एकाकी युग्म हो गया। तो बच्चे निम्नलिखित में से किस केंद्रीय परमाणु पर अधिकतम संख्या में एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन है, तो कितना हो गया, तो अब अच्छे आयोडीन पर I3- पर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस तरह से बना रहे हैं सवाल, मजेदार है बच्चा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भी है और मजेदार भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से बच्चे फॉस्फोरस का अपरूप, तो फॉस्फोरस के बहुत सारे अपरूप होते हैं, फॉस्फोरस के ध्यान में रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, फॉस्फोरस क्या है, फॉस्फोरस 15वें वर्ग का तत्व है, 15वें वर्ग का तत्व, नाइट्रोजन वर्ग का तत्व, 15वें वर्ग, यानी 15वें वर्ग को हम क्या बोलते हैं बच्चे, तो इसको बोलते हैं निक्टोजेंस, क्या बोलते हैं, निकोजेंस या निक्टोजेंस कहते हैं, निक्टोजेंस कहते हैं।
फास्फोरस को। और बच्चे फास्फोरस के अंतिम कक्षा में 2 8 क्या हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 5 हो गया, 2 8 5 होता है, ध्यान में रखना बेटा। और फास्फोरस के कितने अपरूप, पहले तो अपरूप जान लीजिए क्या है। अपरूप मतलब एलोट्रॉपी होता है, एलोट्रॉपी होता है, एलोट्रॉपी होता है। अपरूप मतलब क्या हुआ, एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी का मतलब क्या होता है तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक ही तत्व के अनेक रूप, एक ही तत्व के क्या बच्चे, तत्व के अनेक रूप को, अनेक रूपों को याद रखना, अनेक रूपों को क्या कहा जाता है, रूपों को कहते हैं क्या, तो बच्चे एक ही तत्व के अनेक रूपों को हम अपरूप कहते हैं, अपरूप कहते हैं। मजेदार है बच्चे, एक ही तत्व के अनेक रूपों को हम क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं। और देखिए, ठीक है, जैसे कार्बन, कार्बन क्या है तो ग्रेफाइट के रूप में भी रहेगा और आपको हीरा के रूप में भी रहेगा, और बहुत सारा अपरूप होता है। एक ही तत्व के अनेक रूपों को हम क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं। अब देखिए फास्फोरस के जनरली कितने अपरूप होते हैं, तो 3 अपरूप बड़ा फेमस है। सबसे पहले लाल, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये देखिए यह क्या है, तो लाल जो है ना, लाल, उसके बाद क्या हुआ, पीला, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा बच्चा, लाल फास्फोरस, पीला फास्फोरस, और ये क्या हुआ तो काला फास्फोरस। सबसे अधिक, ठीक है, अस्थाई, याद रखना बच्चा, सबसे अधिक क्रियाशील की बात अगर करेंगे, क्रियाशील, तो क्रियाशील हो गया ये, सबसे अधिक क्रियाशील कौन, तो पीला फास्फोरस, या इसको उजला फास्फोरस भी कभी कभी कह देते हैं, पीला या उजला, सबसे अधिक क्रियाशील होगा। लाल ये सबसे अधिक अस्थाई होता, अस्थाई, ठीक है। बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अधिक अस्थाई कौन है, फास्फोरस, तो लाल फास्फोरस है। और बच्चे इसी से, ठीक है, आपको पीला से ही क्या बन गया, लाल फास्फोरस का निर्माण, या लाल से ही पीला फास्फोरस का निर्माण होता है, कन्वर्टेबल है बच्चे। लेकिन उष्मागतिकी के रूप से, उष्मागतिकी के रूप से सबसे अधिक अस्थाई कौन होगा, उष्मागतिकी के रूप से सबसे अधिक अस्थाई कौन होता है, तो काला फास्फोरस होता है बेटा, ठीक है। बच्चे मनुष्य के शरीर में कौन होता है, तो श्वेत या पीला होता है, पीला या श्वेत होगा मनुष्य के शरीर में। बच्चे आपको मनुष्य के शरीर में होता है, मनुष्य के शरीर में बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य के शरीर में कौन सा फास्फोरस होता है, तो मनुष्य के शरीर में पीला फास्फोरस होता है। लाल फास्फोरस पर बात कर लीजिए, लाल फास्फोरस जो होता है दिया सलाई पर होते हैं, दिया सलाई, दिया सलाई पर कौन सा फास्फोरस होगा, तो लाल फास्फोरस होता है। एकदम ध्यान में रखना बेटा, लाल फास्फोरस कहां होगा, तो दिया सलाई पर आपको लाल फास्फोरस पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, तो आपको, ठीक है, आग का निर्माण होगा। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो आंसर समझ में आ गया होगा ना, तो आंसर क्या होगा, तो काला फास्फोरस उष्मागतिकी के रूप से। लेकिन क्रियाशीलता के रूप से कौन होगा, पीला या उजला फास्फोरस सबसे अधिक क्रियाशील होता है। आपको यह क्या होगा, तो हवा में लगभग 35 डिग्री सेल्सियस पर स्वतः जल उठता है। ध्यान में रखना बेटा, पीला फास्फोरस या श्वेत फास्फोरस, ठीक है, श्वेत फास्फोरस क्या होगा, तो ठीक है, इतना क्रियाशील होता है कि हवा में कितना डिग्री, तो 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस पर स्वतः जल उठता है, स्वतः जल उठता है। एकदम ध्यान रखिए, स्वतः जल उठता है। मजेदार है बच्चा, कौन, बार बार क्वेश्चन पूछे कौन सा फास्फोरस अपने आप स्वतः जल उठता है, तो ध्यान में रखना है, यह हो गया श्वेत या पीला फास्फोरस स्वतः जल उठता है। आगे बढ़ते, अब देखिए जेनॉन, ठीक है, ऑक्सीफ्लोराइड में कुल एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो जेनॉन को मैंने क्या बताया बच्चे, जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड पर बात कर रहे हैं। तो जेनॉन पर मैंने कहा है कि 8 इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोराइड में 4, और ऑक्सीजन से कितना संपर्क करेगा, 2, तो 4 2 6, तो 2 तो पक्का बचेगा, यानी कितना युग्म कितना होगा, तो 1 युग्म होगा। देखिए ऐसे ही मैंने निकाल दिया, मने करके निकाल दिया। कैसे बच्चे, तो मैंने कहा कि जेनॉन में अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीजन के साथ संपर्क किया तो 2 ठो कर लिया, है ना, ठीक है, हाँ जेनॉन। और फ्लोरीन के साथ किया तो 1 ठो, क्योंकि 1 ही ठो इलेक्ट्रॉन चाहिए फ्लोरीन को, क्योंकि अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के होता है, ऑक्सीजन का 6 होता है, उसको 2 चाहिए। बच्चे यहाँ देखिए ये एफ आ गया और ये एफ आ गया ना, तो ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 4 इलेक्ट्रॉन साझेदारी किया, 4 2 6, कितना बचा, तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन अभी और बचा हुआ है। और कितना एकाकी युग्म कितना हुआ, तो 1 एकाकी युग्म होगा। युग्म की बात करेंगे तो 1 एकाकी युग्म होगा। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते कर H3BO3, ठीक है बच्चे, ठीक है, H3BO3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा। H3BO3 क्या है भाई, H3BO3, ठीक है, बोरिक एसिड कहते हैं। कौन सा एसिड, बोरिक एसिड कहा जाता है।
कौन सा एसिड कहेंगे? तो बोरिक एसिड। ठीक है, बोरिक एसिड। ध्यान देना बेटा मेरे, कौन सा एसिड कहते हैं? तो H3BO3 को बोरिक एसिड कहा जाता है। महत्वपूर्ण है बेटा, बोरिक एसिड कहते हैं। है ना? चल बेटा, H3BO3 क्या है? तो ये बोरिक एसिड है। और ये क्या होता है? तो दुर्बल लुईस अम्ल होता है। दुर्बल लुईस अम्ल होता है, एक क्षारकीय दुर्बल लुईस अम्ल। अच्छा, एक क्षारकीय कैसे बोले हम? ध्यान देना है, एक क्षारकीय कैसे बोलते हैं? एक क्षारकीय कैसे हो गया? हो, ठीक है। ये एक क्षारकीय कैसे हो जाएगा बच्चा? तो ये देखिए, ये जब इसको तोड़ेंगे ना तो क्या होगा? तो बच्चे ये देखिए H3BO3, ये ध्यान दीजिए बच्चा, ये तोड़े हम इसको तो क्या होगा? तो एक हाइड्रोजन आयन दिया, एक हाइड्रोजन आयन देगा और बना लेगा क्या? तो H2BO3 बना लेगा, है ना? माइनस में, है ना? माइनस में टूट गया बच्चा। तो केवल एक हाइड्रोजन आयन देता है, जिसकी वजह से यह क्या होगा? एक क्षारकीय दुर्बल लुईस अम्ल होता है बच्चे। और क्यों लुईस अम्ल किसको बोलते हैं? तो यहां देखिए 3 हाइड्रोजन हो गया, यहां पर, यहां ऑक्सीजन का 3 हो गया। बोरोन के अंतिम कक्षा में कितना? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये देखिए, ये इसमें क्या होगा? तो ये क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन इसमें कम है बच्चे। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कम होता है। ठीक है, जिसकी वजह से यह किसी से भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखेगा, जिसकी वजह से इसको लुईस अम्ल कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, लुईस अम्ल का मतलब क्या होता है? लुईस अम्ल का मतलब होता है, ध्यान में रखें, लुईस अम्ल का मतलब होता है कि यह ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन या एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखेगा, ग्रहण करने की क्षमता रखता है, करने की क्षमता रखता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, क्षमता रखता है, इसे ही क्या कहते हैं? तो बच्चे लुईस अम्ल कहा जाता है। तो एक क्षारकीय तथा दुर्बल लुईस अम्ल होगा। कौन? तो ये वाला बच्चे, H3BO3। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कर H3PO3, अब देखिए BO नहीं है, PO है, PO3 और H3PO4 के लिए सही चयन क्या है? तो बच्चे H3PO3 ये 2 हाइड्रोजन आयन देता है। ध्यान में रखिएगा, H3PO3 क्या होगा? तो ये जो है ना द्विक्षारकीय होता है। क्या होता है? द्विक्षारकीय। कैसे द्विक्षारकीय होगा बच्चे? H3PO3 क्या होगा? तो द्विक्षारकीय होता है। द्विक्षारकीय H3PO3 ये क्या होगा? तो द्विक्षारकीय होता है, 2 ठू, क्योंकि ये जब टूटेगा तो ये 2H प्लस और क्या करेगा बच्चा? तो HPO3 ये माइनस में देता है। ध्यान में रखिएगा, 2 हाइड्रोजन आयन देता है, जिसकी वजह से ये द्विक्षारकीय होगा। और क्या होगा? तो नॉन रिड्यूसिंग भी होता है बच्चे, नॉन रिड्यूसिंग ठीक है एसिड होता है। ध्यान में रखना बच्चा। तो यानी यह क्या होगा? द्विक्षारकीय तथा अपचायक नहीं बच्चा, नॉन रिड्यूसिंग होगा, अनअपचायक होता है। लेकिन यहीं पर अगर H3PO4 लेते हैं तो वो क्या होगा? तो ये भी द्विक्षारकीय होगा लेकिन अपचायक होगा। ये भी द्विक्षारकीय होगा, त्रिक्षारकीय नहीं होगा बच्चे, क्योंकि द्विक्षारकीय होगा बच्चा। एकदम ध्यान में रखना है, ये भी द्विक्षारकीय ही होगा। एकदम ध्यान में रखना है, द्विक्षारकीय होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, द्विक्षारकीय होगा तथा अनपचायक भी होता है। ध्यान में रखें, फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। H3PO4 को क्या बोलते हैं? तो फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। एकदम ध्यान में रखना बेटा। चलिए, महत्वपूर्ण है, बार बार इस तरह का प्रश्न पूछेगा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये H3PO4 के बारे में मैंने कहा कि यह क्या है? तो यह फॉस्फोरिक अम्ल है।
फॉस्फोरिक एसिड है, एक चीज है, तथा द्विक्षारकीय होता है। एकदम याद रखना बेटा ये सब चीज, द्विक्षारकीय होता है, क्षारकीय होता है, और क्या होगा, द्विक्षारकीय होता है, और क्या होगा, तो अपचायक होता है, अपचायक, रिड्यूसिंग, अपचायक होते हैं, आर रिड्यूसिंग। चल बहुत अच्छी बात है, तो आंसर आपको बी नंबर है, ठीक है। द्विक्षारकीय, ये देखिए यहां पर गड़बड़ हो गया है, क्या है, तो ये गड़बड़ हो गया है, मतलब द्विक्षारकीय अगर होता तो ये भी सही होता, लेकिन द्विक्षारकीय तो है नहीं, ये सही नहीं होगा। आगे बढ़ते बेटा। पॉलीफॉस्फेट का उपयोग जल मृदक के रूप में किया जाता है। देखिए बच्चे, जो भी फॉस्फेट का उपयोग, जल मृदक मतलब क्या हुआ, जल को मृदु करने में, जल को मृदु यानी कठोर जल, कठोर जल कितने, जल क्या होगा, तो जल दो प्रकार के होते हैं, एक कठोर, एक क्या हुआ, मृदु। कठोर में क्या होगा, तो बच्चे कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ठीक है, या तो क्लोराइड या क्या बच्चे, ऑक्साइड, क्लोराइड या क्या, तो एक तो क्लोराइड घुला होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, या ठीक है सल्फेट घुले होते हैं, सल्फेट घुले होंगे, इसको बोलते हैं कठोर जल। मृदु जल क्या होता है, तो ये साफ होता है, ठीक है बच्चे, इसमें बहुत ज्यादा आयंस नहीं होते, कम आयंस होते हैं, और जो भी आयंस होगा वो क्या होगा, विलय होगा, और वो आपके लिए लाभदायक भी होंगे, ध्यान में रखना बेटा, वो भी आपके लिए लाभदायक होगा, ठीक है। चलिए, तो पॉलीफॉस्फेट जो होता है, जो भी पॉलीफॉस्फेट होगा का प्रयोग जल मृदु के कारक के रूप में इसलिए करते हैं कि जितना भी ऋण आयन अवेलेबल है, बच्चे आपको पता है ये ऋण आवेशित होगा, P3- होता है, ठीक है। पॉलीफॉस्फेट्स क्या होता है, P4 होता है, और ये 3- हो गया बच्चे, यानी इसने 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता इसमें होती है, और ये चाहे लाल हो चाहे पीला हो, सबका फॉर्मूला क्या होता है, तो लाल फास्फोरस या पीला फास्फोरस, सबके सूत्र क्या होंगे, तो लाल ठीक है, या पीला, दोनों फास्फोरस, पीला फास्फोरस का सूत्र क्या होता है, तो फास्फोरस का सूत्र क्या होगा, तो ध्यान में रखिएगा, फास्फोरस का सूत्र होता है P4 होता है, एकदम याद रखना बेटा, P4 होता है। और ये क्या करेगा, तो जितना भी ऋणायन है, जितने भी विलय ऋणायन है, सबको संकर बना देते हैं, संकर बना लेगा बच्चे एक साथ, यानी जैसे ही जल में आपने डाला, तो जितना भी ऋणात्मक आयन है, ये जैसे ही जल में आपने डाला P4 फॉस्फेट आयन को, तो ये जितना भी इसमें जल में अवेलेबल ऋण आयन है, सबको क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेने की क्षमता रखेगा, और एक संकर बना लेगा, एक क्या होगा, क्रिस्टल का निर्माण कर लेने की क्षमता होगी बच्चे। तो आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। पॉलीफॉस्फेट का प्रयोग जल मृदु कारकों के रूप में किया जाता है, क्योंकि वे ऋणायनीय स्पीसीज के साथ विलय संकर बनाते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अम्लीयता का सही क्रम क्या है। बच्चा लोग आपको पता है सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होता है, तो ये देखिए Cl2O7 होगा, उसके बाद SO2, उसके बाद P4O7 होगा बच्चा, P4O10 होगा। आप बोलिए कि सर ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं बच्चे कि आपको पता है, ठीक है, हमने बताया है कि ऑक्सीजन की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही क्या होगा, अम्लीय होगा, अगर समान तत्व हो, है ना, समान। अगर समान नहीं है तब क्या करेंगे, तो हमको देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि बच्चे यहां देखिए ये क्या हुआ, ये फास्फोरस है, ठीक है, 15 है, सल्फर क्या है, 16 है, और फिर क्या है, क्लोरीन क्या है, 17 है। तो बच्चे आपको मैंने बताया है कि जितना अधातु ऑक्साइड, आधात्विक गुण जितना ज्यादा होगा, आधात्विक ऑक्साइड क्या होता है, अधात्विक ऑक्साइड, याद रखना बच्चा, आधात्विक ऑक्साइड ये क्या होता है, तो अम्लीय होता है आधात्विक ऑक्साइड, क्योंकि आधात्विक गुण जो है बाएं से दाएं, याद रखना है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी लेफ्ट से राइट जब जाएंगे, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी लेफ्ट से राइट, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी किधर से किधर, तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो बढ़ेगा, प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट बढ़ता है बच्चा। तो ये ध्यान में रखिएगा, आधात्विक ऑक्साइड हम जा रहे हैं कहां से, तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो बढ़ेगा, इसीलिए क्लोरीन का जो ऑक्साइड होगा उसका जो अम्लीयता होगा वो सबसे ज्यादा होगा। अब जरा इस पर बात करते हैं, SO3 की अम्लीयता सबसे ज्यादा होनी चाहिए, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये गलत हो गया है ना, ये इसका क्रम कैसा होता है, तो SO3 ठीक है बच्चे सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद क्या होता है N2O5, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तो CO2 होता है ना। अब देखिए इस पर क्या होगा, तो बच्चे सबसे ज्यादा यहां तो क्षारीय गुण होगा, क्षारीय गुण के विषय में अगर बात करते तो ये सही है, क्षारीयता, क्योंकि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो अम्लीय होते हैं। एकदम ध्यान में रखना ये कंसेप्ट को बच्चे कि धातु का ऑक्साइड क्या होगा, तो क्षारीय, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो बच्चे क्षारीय गुण वाला होता है, और अधातु के ऑक्साइड क्या होंगे, तो
ठीक है, अम्लीय होता है। अधातु के ऑक्साइड ये क्या होते हैं, तो ये अम्लीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, महत्वपूर्ण है बेटा, अम्लीय होते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। पी फास्फोरस, सफेद फास्फोरस में क्या होगा बच्चा, सफेद फास्फोरस में क्या होता है, तो बच्चे आपको पता है कि सफेद फास्फोरस P4 हो गया, और P4 में ठीक है कैसे स्ट्रक्चर इसका बनेगा, ठीक है, तो P4 तो कोई 4 ही होगा, 4 बंधन ही होता है। P4 मतलब क्या, 4, P4 मतलब क्या, 4, तो इलेक्ट्रॉन का 4 एकाकी युग्म होगा बच्चा, इलेक्ट्रॉन के 4 एकाकी युग्म होंगे। कैसे बेटा, कैसे, तो P है, कोई भी P है तो P में कितना होगा, तो आपको पता है P का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, जरा मेरी बात समझिएगा, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ध्यान देना बेटा, P का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो P ले लीजिए, यहां पर P ले लेते हैं, यहां पर लीजिए P, है ना, एक लीजिए यहां पर, ठीक है, तो बच्चे ये लीजिए, आ गया P, ये P आ गया, यहां आ गया, ठीक है, और ये देखिए P4 हो गया ना, तो ये देखिए 3 1 4 हो गया, तो ये ऐसे करिए, ऐसे करिए, आ गया। तो अब देखिए कितना, तो ये P, ये इधर से इधर लीजिए। तो आपको पता है फास्फोरस के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, तो फास्फोरस के अंतिम कक्षा में आपको कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो फास्फोरस के अंतिम कक्षा में आपको 3 इलेक्ट्रॉन, वो तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान में रखना बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी जुड़ा हुआ है इससे जुड़ा हुआ है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए कोई भी ऐसा फास्फोरस नजर आ रहा है जिसमें 3 बंधन नहीं हो, तो 3 बंधन, इस पर कितना युग्म होगा, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा मूवमेंट के लिए, हाँ, क्योंकि 3 तो जुड़ा हुआ है इसके साथ में, क्योंकि फास्फोरस के अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है बच्चे। तो यहां देखिए कि यहां भी क्या होगा, तो 1 2 3 कितना बचा, 2 इलेक्ट्रॉन इस पर बचा हुआ है, ठीक है। इस पर देखिए कितना बचा, तो 1 2 और क्या हुआ 3, तो ये देखिए ये क्या हो रहा है, तो 1 2 1 3, ठीक है ना, 1 2 1 3, ये वाला फास्फोरस जुड़ा हुआ नहीं है बेटा इससे, ये इससे जुड़ा हुआ है ना। चलिए, तो ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है, ध्यान में रखना बेटा, जुड़ा हुआ नहीं है। तो इस पर भी क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है, इस पर भी क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो याद रखना है, क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के 4 एकाकी युग्म, ठीक है, 4 एकाकी युग्म, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन के 4 सफेद फास्फोरस P4 में है, तो कितना एकाकी युग्म है बच्चा, तो एकाकी युग्म की बात अगर करेगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो सब में जुड़ा हुआ है, तो बच्चे 1 1 1 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हुआ, तो आपस में साझेदारी कर रहा है, तो कुल मिलाकर के 4 एकाकी युग्म आपस में जुड़ करके फ्री रहते हैं बच्चा। तो ये ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है, बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा, 4 एकाकी युग्म फ्री रहेगा। इलेक्ट्रॉन के 4 एकाकी युग्म होते हैं, किसमें, सफेद फास्फोरस में, जिसके कारण ये क्या होगा, तो 4 एकाकी युग्म होगा, जिसके कारण यह अत्यधिक क्रियाशील होता है, यह अत्यधिक क्या होगा, क्रियाशील होते हैं, है ना। देखिए ना, 4 एकाकी युग्म कैसे बोले बेटा, 2 यहां ले लीजिए, 2 2 4 4 2 6 2 8, है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, 4 एकाकी युग्म नहीं हुआ, 4 एकाकी युग्म होगा ना, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। BrF3 अणु में मध्य रेखीय, ठीक है, स्थल को घेरने वाले एकाकी युग्म न्यूनीकृत होते हैं बच्चे। कैसे न्यूनीकृत होता है, तो ब्रोमीन है बच्चे, ब्रोमीन क्या होता है, तो ब्रोमीन जो है ये भी हेलोजेन है। क्या है, हेलोजेन है, हेलोजेन। और कैसा होता है ये, तो ये लाल भूरा द्रव है बच्चे, लाल भूरा द्रव, यह लाल भूरा द्रव, लाल भूरा द्रव होता है कौन, तो आपका ब्रोमीन, लाल भूरा द्रव होता है। और ब्रोमीन में अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बच्चे, तो 1 2 3 4 5 6 और क्या हुआ, 7 इलेक्ट्रॉन है। और ये फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, मान लीजिए फ्लोरीन के साथ, तो कितना हुआ, ये F से जोड़ दीजिए, ठीक है, इधर भी एक F जोड़ दीजिए बेटा, थोड़ा सा यहां हटा देते हैं, इधर भी एक F जोड़ दे, है ना, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये भी F जुड़ गया, है ना। कितना इलेक्ट्रॉन इस पर बच गया बच्चा, तो इस पर बच गया, ध्यान दीजिएगा, 3 ठो जुड़ गया, 7 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, कुल 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। तो 4 मतलब क्या होगा, 2 एकाकी युग्म होगा, 2 एकाकी युग्म होते हैं। तो जब 2 एकाकी युग्म होगा तो एकाकी युग्म तथा एकाकी युग्म बंधन युग्म प्रतिकर्षण
करेगा बच्चे। एकाकी युग्म बंधन प्रतिकर्षण से, एकाकी युग्म बंधन प्रतिकर्षण से यह क्या होगा, तो आपको एकाकी युग्म बंध प्रतिकर्षण से, एकाकी युग्म एकाकी युग्म एकाकी युग्म एकाकी युग्म बंध युग्म प्रतिकर्षण से यह क्या होगा, तो बच्चे आपको मध्य रेखीय स्थल को घेरने वाले एकाकी युग्म न्यूनीकृत होते हैं बच्चे, न्यून हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछता है ये क्वेश्चन, है ना बच्चा। तो ये ध्यान में रखिएगा, दो एकाकी युग्म होगा, तो इसीलिए एक एकाकी युग्म और एकाकी युग्म बंधन प्रतिकर्षण के कारण यह क्या होगा, तो आपको ठीक है एकाकी युग्म न्यूनीकृत होते हैं बच्चे। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए। आगे देखते हैं, कड़ा निम्नलिखित किस युग्म में दो स्पेसीज समसंरचनीय नहीं है बच्चा, समसंरचनीय नहीं है। अरे ये क्या क्वेश्चन है बच्चा, समसंरचनीय नहीं, यानी दोनों में इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका योगफल समान होना चाहिए, तभी जाकर के याद रखना है दो स्पेसीज समसंरचनीय, ठीक है, दो स्पेसीज, टू स्पेसीज आर, ठीक है, आर, ठीक है, इक्वी स्ट्रक्चरल बच्चे, इक्वी स्ट्रक्चरल कब होगा, तो टू कंपाउंड्स आर, टू स्पेसीज आर इक्वी स्ट्रक्चरल कब होता है, टू स्पेसीज आर, ठीक है, इक्वी स्ट्रक्चरल कब होगा, ये कब होता है बच्चा, तो ध्यान में रखना है जब, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का योगफल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का योगफल क्या होगा, तो समान हो, योगफल समान हो, ध्यान में रखिए बच्चे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का योगफल क्या होगा, समान हो। चलिए देखते हैं करके बच्चे, सिलिकॉन 14 है, 14 है, ठीक है, 14 होता है, तो 2 8 4, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन का 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा, तो बच्चे 7 है, 7 चौके 28, 28 4 32, है ना, 32 आ गया। सल्फर देखिए, सल्फर का कितना है, तो बच्चे यहां पर ऐसे मत कीजिए, ऐसे कीजिए तो ज्यादा बेहतर है। सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी, तो 4, तो फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मत कीजिए, वैलेंसी का योगफल समान होगा, वैलेंसी का योगफल क्या होगा, समान हो, ठीक है, वैलेंसी का योगफल समान हो। चलिए बेटा, सल्फर की वैलेंसी 4 है और फ्लोरीन की वैलेंसी कितने, तो 1 × 4, ठीक है, कितना हो गया, 8 हो गया। चलिए सल्फर की वैलेंसी कितनी है, तो 2 है, और बच्चे सल्फर की वैलेंसी 2 है और फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, तो बच्चे ठीक है, फ्लोरीन की वैलेंसी 4 है, 2 4 कितना, 6, गड़बड़ हो गया है जी, नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये क्या है, दो समसंरचनीय नहीं है बच्चे, यानी दोनों का अलग अलग हो गया। बोलेंगे सर इसका समान है, जरा करके दिखाइए ना, हाँ करके दिखाते हैं ना बेटा। आयोडीन का 1 हो गया, अब प्लस ऑक्सीजन का कितना, तो ऑक्सीजन का 2 होता है, 3 2 6, 3 दूनी 6, चूंकि ऑक्सीजन 3 2 है, 3 दूनी 6 हो गया, अब प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया, क्या हो गया, 7 हो गया, है ना। चलिए बेटा 7 हो गया, अब चलते जेनॉन का 7 हो गया, कैसे हो गया 7, तो आयोडीन का 1 वैलेंसी होता है, ठीक है ना, आयोडीन का 1 हो गया, 1 कर लिए, और ऑक्सीजन का कितना करिए बच्चा, तो 6 कर लिए, तो या वैलेंस इलेक्ट्रॉन करते हैं, करके देखते हैं, ठीक है, आयोडीन का क्या हुआ 1 और 6 + 1 7 हो गया। इसका जरा देखिए जेनॉन का, तो जेनॉन के अंतिम कक्षा में कितने, तो 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्लस क्या, तो ये देखिए 8, तो 3 दूनी 6, 8 6 कितना हो गया, 14, ठीक है, 14 हो गया बच्चा, हाँ ये हो जाएगा। तो यहां भी देखिए, ये भी दो समसंरचनीय नहीं होगा, समसंरचनीय नहीं होगा बच्चा, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए थोड़ा सा वैलेंस इलेक्ट्रॉन करके देखते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन करके देखिए, ठीक है, चलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन करके देखते हैं, कोई बात नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन करके देखिए बेटा, देखिए जरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का योगफल क्या होगा, समान होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का योगफल क्या होता है, समान होता है, करके देखते हैं। यहां देखिए सिलिकॉन SI का मैंने कितना बताया था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 4, चलिए फ्लोरीन का कितना, तो 7 चौके 28, 28 4 कितना, 32। चलिए बेटा सल्फर का कितना, तो सल्फर का 6, ठीक है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसका कितना, तो बच्चे फ्लोरीन का 7 चौके कितना, 28, 28 6 कितना हुआ, 34, 32 और 34। जरा इसका देखिए, आयोडीन का 7 आ गया, 7, और ऑक्सीजन का कितना, तो 6 18, ठीक है, प्लस कितना 1, तो 18 7 25 1 26 आ गया। अब देखिए बच्चे, ठीक है, जेनॉन का कितना है, तो 8
8 और इसका कितना, तो 6 18, ठीक है, 18 8 कितना 26 हो गया। बोरोन का कितना बच्चे, तो बोरोन का 5 हो गया, है ना, बोरोन का 5, और हाइड्रोजन का कितना, तो 4 है, तो 5 4 9, और एक इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, कितना हुआ 10 आ गया। और यहां देखिए नाइट्रोजन का कितना, तो 7, हाइड्रोजन का कितना, तो 4 11, और एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, कितना हुआ 10 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो बच्चे लोग एकदम याद रखना है कि किसी युग्म के दो स्पेसीज समसंरचनीय कब होगा, जब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का योगफल क्या होगा, समान होगा, तो समसंरचनात्मक होगा, और नहीं अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का योगफल समान होगा तो समसंरचनीय नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा बच्चा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कर HF HCl से प्रबल है, HF HCl से प्रबल है, अच्छी बात है। HF क्या है, HCl से प्रबल है, गलत है ना। HF जो है बच्चे सबसे प्रबल HI, उसके बाद कौन, तो बच्चे उसके बाद हो गया, ठीक है, HI के बाद आपको ले लीजिए H, ठीक है, HI के बाद सबसे प्रबल HI, उसके बाद लीजिए HBr, उसके बाद लीजिए HCl, देन आफ्टर HI होता है, देन आफ्टर HF होता है। सबसे निर्बल अम्ल होता है इस क्रम में, सबसे निर्बल अम्ल HF होता है। याद रखना है हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है ये क्या करता है, ये ठीक है कांच को गला देता है, याद रखना बेटा, कांच को गला देता है, कांच को गला देता है, महत्वपूर्ण है बेटा, कांच को गला देता है कौन, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो यह आंसर क्या होगा, तो HF HCl से प्रबल अम्ल है, गलत है, क्योंकि HCl ज्यादा प्रबल अम्ल होगा किससे, HF से। केवल फ्लोरीन वह हैलोजन है जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करती है, एकदम सही है बेटा, ठीक है, एकदम सही है। HOCl HBr से एक प्रबल अम्ल है, एकदम सही है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, कौन गलत हो गया, तो आपको, ठीक है, ये गलत हो गया, HI ज्यादा प्रभावशाली अम्ल होगा। नेक्स्ट देख बेटा, नाइट्रोजन N2 तथा फास्फोरस P4 बनता है। बच्चे आपको अभी तुरंत बताया था कि नाइट्रोजन N2 में भी, ठीक है, आपको क्या होगा, पाई पाई आबंध, दुर्बल पाई पाई आबंध होगा। P4 में भी क्या होगा, दुर्बल पाई पाई आबंध होगा, जिसके कारण, ठीक है, नाइट्रोजन N2 और फास्फोरस क्या होगा, तो P4 का निर्माण करता है, यानी दोनों में क्या होगा, तो निर्बल निर्बल, ठीक है, निर्बल पी पाई आबंध होता है, पी पाई आबंध होता है, जिसके कारण यह क्या होता है, तो आपको किसका निर्माण करेगा बच्चा, तो यह निर्माण करेगा नाइट्रोजन N2 का, फास्फोरस P4 का निर्माण करता है। तो पी पाई आबंधन क्या हो, दुर्बल होता है, दुर्बल होता है। चल बेटा नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सम्मुख प्रदर्शित गुण का सही निरूपण नहीं करती है, तो बच्चे सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसका, फ्लोरीन का, एकदम सही है, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन सही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक किसका, क्लोरीन का होता है, ये सही है, याद रखना बच्चा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे अधिक किसका होगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे अधिक होता है, एफिनिटी सबसे अधिक होता है क्लोरीन का, उसके बाद किसका होगा, फ्लोरीन का, उसके बाद क्या होगा, ब्रोमीन का। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका होता है, तो फ्लोरीन का होता है। अब देखिए बंधन ऊर्जा, सबसे अधिक बंधन ऊर्जा किसका होगा, तो याद रखना बच्चा, सबसे अधिक बंधन ऊर्जा होता है आयोडीन का, उसके बाद क्या, तो ब्रोमीन का, उसके बाद क्या, तो क्लोरीन का, उसके बाद क्या, तो फ्लोरीन का। सबसे कम किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। याद रखना है बंधन ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी बंधन ऊर्जा सबसे ज्यादा किसका होता है, तो याद रखना बच्चे आयोडीन का होता है। तो ये गलत हो गया बच्चे, कौन सा, सी नंबर आपका गलत हो गया, ये ध्यान में रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन समतलीय है बच्चा, समतलीय, समतलीय कैसा होगा, तो समतलीय आकार होगा, वर्ग समतलीय कहा जाता है XCF4 को। जेनॉन हेक्सा, याद रखिए एकमात्र ठीक है अक्रिय गैस जो धातु, एकमात्र अक्रिय गैस, अक्रिय गैस जेनॉन है, जेनॉन है जो क्या होता है, जेनॉन है जो क्या करता है, जो, ठीक है, यौगिकों का निर्माण करता है, जो यौगिकों का निर्माण करता है, एकदम ध्यान में रखना बेटा, यौगिकों का निर्माण करता है, एकमात्र, ठीक है, आपको अक्रिय गैस जेनॉन है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और ये वर्ग समतलीय स्क्वायर, ठीक है, प्लानर का निर्माण करेगा बच्चा, तो ये, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जेनॉन फ्लोराइड होगा, जेनॉन फ्लोराइड होगा। आगे देखते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन सा प्रबलतम अम्लीय होता है, तो बच्चे आपको पता है कि, ठीक है, आपको आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं, आवर्त में किधर से किधर जा रहे हैं, तो बाएं तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, तो अम्लीयता क्या होता, बढ़ता है। लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, अम्लीयता क्या होता, बढ़ता है, ठीक है। वर्ग में ऊपर से नीचे, याद रखना बच्चा,
ग्रुप में यदि हम ऊपर से अप टू डाउन जाएंगे तो क्या होगा, तो अम्लीयता आपको घटेगा, अम्लीयता घटेगा। ठीक है, इसीलिए नाइट्रोजन, ठीक है, यहां पर फास्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक है या एंटीमनी है, जो भी होगा, तो सबसे अधिक अम्लीयता किसका होगा, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का होगा, उसके बाद फास्फोरस का, उसके बाद आर्सेनिक का। तो ध्यान में रखिएगा N2O5 वर्ग में जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो क्या होगा, ये एक ही वर्ग का 15वें वर्ग का तत्व है बच्चे, तो नीचे वो ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये अम्लीयता घटेगा। सबसे अधिक अम्लीयता यहां पर किसका होगा, तो N2O5 का होगा। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ते हैं। सिलिकेट की मूल संरचना क्या होती है, तो SiO4 4 माइनस होता है। सिलिकेट याद रखना बच्चा, सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, ठीक है, पोटेशियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, ये सब बनाएगा तो क्या होगा, तो बच्चे CaSiO4, ठीक है, क्या होता है, Ca2SiO4 होता है बच्चे, Ca2SiO4 होता है। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, Ca2SiO4 होगा, है ना, ये ध्यान में रखना है। कैल्शियम सिलिकेट यानी मूल संरचना क्या होगा, SiO4, ठीक है, 4 माइनस होता है। मूल संरचना क्या होता है, तो SiO4 4 माइनस होता है, एकदम ध्यान में रखना बेटा, SiO4 4 माइनस होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से अम्लता का सही क्रम क्या है। अम्लता का बच्चे मैंने, अब देखिए सब मैंने क्या बताया, जिसमें ऑक्सीजन की संख्या सबसे ज्यादा होगी वो सबसे अधिक अम्लीय होगा। देखिए ऑक्सीजन की संख्या सबसे अधिक, ठीक है, तो बच्चे यहां देखिए 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, ये 4, यही आंसर होना चाहिए। अम्लता का सही, जिसमें ऑक्सीजन की संख्या अधिक होगी वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, बशर्ते यौगिक क्या होगा, समान होना चाहिए, है ना। ठीक है, यौगिक एक ही ठीक है तत्वों के बने होने चाहिए, है ना। एक ही HCl बना हुआ है, तो इसमें देखना है कि ऑक्सीजन की संख्या जिसमें अधिक होगा वो सबसे प्रबल अम्ल होगा। याद रखना HCl4 क्या होता है, सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे प्रबल अम्ल है, अम्ल है। चलो बेटा अच्छी बात। नेक्स्ट देखते हैं, करा HCl4 HClO में सही कथन क्या है। तो बच्चे HCl4 जो है वो क्या परक्लोरिक एसिड होता है, परक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड है, तो परक्लोरिक एसिड होता है। ध्यान में रखना बेटा, HCl4 जो है ये परक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है ना, परक्लोरिक एसिड होता है। ये ध्यान में रखनी है आपको, बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो HCl4 और HClO दोनों में केंद्रीय परमाणु sp3 होते हैं, ये सही है, ठीक है। ऋणायन के अनुनादीय स्थिरीकरण के फलस्वरूप HClO4 HClO से अधिक अम्लीय, ये भी सही है। HClO4 का संयुग्मित क्षार H2O से दुर्बल क्षार होता है, ये गलत बात है बच्चा, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर होगा। आंसर होगा A और B बच्चे, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन सा लुईस अम्ल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, याद है कि फास्फोरस PH3 और SiCl4। जरा ध्यान दीजिए बच्चा, P में कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन है, P में कितना 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 यहां साझेदारी कर लिया, कितना बचा 2 इलेक्ट्रॉन, ये त्यागने की क्षमता रखेगा। SiCl4, तो ये बच्चे SiCl4 में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन से ही साझेदारी कर लिया, तो इसमें कुछ बचा नहीं बच्चे। तो ये जो है ये आपको क्या है, तो ये लुईस अम्ल है। लेकिन ये क्या है बच्चा, लुईस अम्ल है, लेकिन ये क्या है, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये क्या है, लुईस क्षारक है बच्चे, लुईस क्षारक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता है, लुईस क्षारक है। चल बेटा, तो ये युग्म बोल रहा है, तो युग्म गलत हो गया, लुईस अम्ल गलत हो गया। जरा इस पर बात कीजिए, BCl3। तो बोरोन के अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 से साझेदारी कर लिया, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा बच्चे, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। उसी तरह से AlCl3 आइए, AlCl3 आइए, ठीक है ना, AlCl3 आइए, तो बच्चे इसमें क्या हुआ, तो आप समझ रहे होंगे कि फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां देखिए B, ये देखिए ये क्या है, BCl3, बोरोन है बच्चे, तो 2 और 3 है ना, 3 अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 से साझेदारी कर लिया, इस पर कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं बचा। AlCl3 आइए, तो बच्चे एल्युमिनियम है, यहां पर भी देखिए क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में होता है, ये 3 से साझेदारी कर लिया, तो कुछ नहीं बचा बच्चे, यानी इस पे कोई, ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग करने के लिए नहीं बचा, इसीलिए क्या है, तो लुईस अम्ल है, लुईस अम्ल है। ध्यान में रखना बेटा, इस पर कोई भी, ठीक है, आपको एकाकी युग्म नहीं बचा इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए, इसीलिए ये लुईस अम्ल है। लेकिन यहां देखिए ये क्या है, तो लुईस क्षारक है, PS3, है ना, तो आंसर क्या होगा, B नंबर होगा। ध्यान में रखना बेटा, किस तरह से मैंने बनाया है उसको ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से
कौन कोई सहसंयोजन आबंधन नहीं बनाता है बच्चे। PS3 ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है, सहसंयोजक यौगिक बनाएगा। बच्चे O2 आपको इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है, तो ये सहसंयोजक यौगिक बनाएगा। B2S6 यह सहसंयोजक यौगिक बनाएगा। H2SO4 ये दोनों प्रकार का यानी सहसंयोजक भी उप सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है। तो ये सभी आपको क्या होंगे, तो बच्चे PS3 कोवेलेंट बॉन्ड, PS3 कौन बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजन बंधन, कोवेलेंट बॉन्ड। फिर देखिए बेटा, आपको PS3 हो गया, उसके बाद O2 ये भी क्या, तो कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। B2S6 ये भी क्या, तो आपको कोवेलेंट बॉन्ड। फिर देखिए H2SO4 ये भी क्या, तो कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाएगा ये, ठीक है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है कौन, तो आपको ये कौन, KCl आपको आयनिक बंधन बनाता है, KCl आयनिक बंधन बनाएगा, आयनिक बंधन बनाएगा। बोला कौन सहसंयोजक बंधन नहीं बनाता है, ठीक है, कौन, तो KCl नहीं बनाएगा। आंसर हो जाएगा A नंबर। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, फंसा देगा आपको। N यौगिकों में इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं का घटता क्रम क्या है, तो बच्चे निकाल लेते हैं ना, HNO3 है ना, HNO3 घटता क्रम बोला है। तो यहां देखिए H का कितना होगा, तो बच्चे +1, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना होगा, तो -6, कितना देंगे कि हो जाएगा, तो ये देखिए +5 देंगे, यानी नाइट्रोजन 5 हो गया। NO ये न्यूट्रल ऑक्साइड है बच्चे, ये नहीं, यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो NO पर बात कर लीजिए। NO न्यूट्रल ऑक्साइड है, ठीक है। NO यहाँ देखिए ये O2- तो ये क्या होगा, 2+ आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। N2 इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो एक बार +5, दूसरे बार क्या +2, उसके बाद 0। NH4Cl, तो NH4Cl Cl का -1 हो गया, इसका क्या हुआ, तो +4 हो गया, तो इसका +3 हो जाएगा। तो देखिए बच्चा क्या इसमें सही है, ठीक है। N का यौगिक में सही है, तो बच्चे इसी में सही है। क्या इसमें आ गया +5, इसमें आ गया क्या +2, इसमें आ गया क्या 0, और इसमें क्या आ गया, तो ये +3 आ गया। फिर ये नाइट्रोजन हाइड्राइड +4, तो कितना देंगे, तो -3 ना, -3 हो गया। देख बेटा -3, तो ये सही है ना, +5 5 2 0 -3, और ठीक है ये सही है ना। आंसर हो जाएगा कौन, A नंबर। कैसे निकाले बेटा, ठीक है। NO का निकाल दिए, ये तो पहले निकल गया आपको HNO3 का। HNO3 कैसे निकाले, तो ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है, -2 × 3 -6 कर लीजिए। हाइड्रोजन का +1, तो कितना इसका होगा, +5 हो जाएगा, है ना। फिर देखिए NO का कैसे निकाले बेटा, तो NO तो -2 होता है ऑक्सीजन का, तो इसका कितना देना पड़ेगा कि 0 हो जाएगा, +2। नाइट्रोजन यदि कोई यौगिक या अणु फ्री अवस्था में हो, तो उसका कुल ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, 0 होता है। अणु है तो फ्री अवस्था में नाइट्रोजन गैस रहता है, इसीलिए 0 हो गया। अमोनियम क्लोराइड का देखिए बेटा, अमोनियम क्लोराइड, तो अगर हाइड्रोजन, ठीक है, अधातु के साथ जुड़ा हुआ तो उसको +1 होता है, तो +1 × 4 कितना हो गया, +4 हो गया। ये कितना होता है, क्लोरीन का -1 होता है, तो कितना देना पड़ेगा कि 0 हो जाएगा, तो -3 -1 -4 ये खत्म हो गया, यानी -3 हो गया। तो यानी यहां बढ़ता हुआ क्रम है बच्चे। आंसर हो जाएगा A नंबर। आगे देखते हैं, करा कि निम्नलिखित में से ग्रुप 13 के तत्वों की परमाणु त्रिज्या का सही क्रम क्या है। तो परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे जाते हैं तो बढ़ता है बच्चे, ठीक है। तो क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, तो बढ़ता है। तो क्या होगा, तो बोरोन, उसके बाद क्या होगा, बोरोन, उसके बाद गैलियम। ये देखिए ये थोड़ा सा लोचा है बच्चे, क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर, ध्यान में रखना बच्चे, ऊपर से नीचे जाने पर 13वें वर्ग के तत्व में बोरोन और गैलियम चूंकि क्या है जी बच्चे, गैलियम जो है वो आपको, ठीक है, गैलियम जो है वो हल्का सा, ठीक है, तापमान के बढ़ने पर वो द्रवित हो जाता है। क्या हो जाता है, द्रवित हो जाता है, यानी द्रवीय अवस्था में आ जाता है, जिसके कारण इसका जो परमाणु त्रिज्या है वो घट जाता है बच्चे, किसकी अपेक्षा, एल्युमिनियम की अपेक्षा। इसीलिए आपको क्या होगा, तो बोरोन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा बच्चा, तो हल्का सा क्या होगा, तो आपको बोरोन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, एल्युमिनियम। उसके बाद क्या होगा, तो गैलियम, इंडियम और टेल्यूरियम। ये देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चे, आपको पता है बोरोन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद क्या, गैलियम, उसके बाद इंडियम, उसके बाद ठीक है टेल्यूरियम है ना। ये देखिए ये है, तो बच्चे ये होता है। तो ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। ध्यान में रखना बच्चा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा, बढ़ता। पहले खोजिए इसको, ठीक है, ऑप्शन पकड़िए, क्या बच्चे, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेल्यूरियम। सही है, मिल गया।
मिल गया, आंसर मिल गया ए नंबर, है ना, ये मिल गया, सही बात है। लेकिन आपको जब पिघलेगा तब ना, तो मैंने कहा, क्या कहा कि पिघलने मतलब 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, ताप पर क्या होता है, ताप पर गैलियम, गैलियम क्या होता है, हथेली पर लेने पर पिघल जाता है, हथेली पर लेने पर, तब क्या होगा, जब पिघलेगा तब क्या होगा, तब ये वाला ऑप्शन सही होता। अगर देता कि गैलियम पिघल गया है तब परमाणु त्रिज्या क्या होगा, ताप पर गैलियम हथेली पर लेने पर पिघल जाता है, लेने पर पिघलता है, ध्यान में रखना बेटा, पिघलता है। ये गड़बड़ हो गया, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते, यहां देखिए ज़ेनॉन, ठीक है, हेक्साफ्लोराइड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये पूछेगा क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में, है ना। यहां देखिए ज़ेनॉन फ्लोराइड, अभी थोड़ी देर पहले बताया था इसका आकार क्या होता है, तो ज़ेनॉन फ्लोराइड एकदम ध्यान में रखना बच्चा, वर्ग समतलीय होगा, वर्ग समतलीय होगा, है वर्ग समतलीय होता है, वर्ग समतलीय ज़ेनॉन फ्लोराइड, और ये क्या होता है, sp3d2, है ना, वर्ग समतलीय। ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था बच्चे कि ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड का, ठीक है, आपको क्या होगा, तो ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड का ध्यान में रखना बेटा, ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड का क्या होगा, तो बच्चे इसका होता है विकृत अष्टफलकीय, है ना, ये आ गया, यानी आपको 2 आ गया, 3 आ गया, ठीक है, हाँ 2 आ गया, 3 आ गया, और क्या आएगा, तो बच्चे ज़ेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड का वर्ग पिरामिडीय, है ना, और ज़ेनॉन, ठीक है, ज़ेनॉन ट्राइऑक्साइड का पिरामिडीय, ठीक है, पिरामिडल, पिरामिडल बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर प्लानर बोलते हैं बच्चे, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, और स्क्वायर पिरामिडल कहते हैं बच्चे, तो ये ध्यान में रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आपको 4 नंबर होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, ठीक है। sp3d2 वर्ग समतलीय, और अष्टफलकीय का क्या होता है, sp3d3 sp3d3 होगा, sp3d3 होगा, और ये भी क्या होगा, वर्ग पिरामिड भी sp3d2 होता है, किसमें, वेस्पर थ्योरी में, वेस्पर थ्योरी के अनुसार क्या होगा, इसका भी स्ट्रक्चर हो जाएगा sp3d2 होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और पिरामिडीय, ठीक है, पिरामिडीय का क्या होगा बच्चे, तो आपको पिरामिडीय या टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडेशन होता है, sp3 हाइब्रिडेशन होता है, तो ये ध्यान में रखनी चाहिए। आंसर हो जाएगा बी नंबर। जो मैंने बताया बच्चे एकदम याद रखिए, महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है और कौन सा असत्य है, ठीक है बच्चे, इसमें असत्य कौन है, तो PbF4 की प्रकृति सहसंयोजक होती, गलत है बच्चा, क्यों, क्योंकि Pb धातु है और ये क्या है, अधातु है, तो धातु अधातु के बीच में कौन सा बंधन बनता है, तो आयनिक बंधन बनता है, आयनिक बंधन बनता है, तो यही गलत हो गया। आंसर क्या होगा, आपको ए नंबर हो जाएगा। चलिए, महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन सारे लाजवाब हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे, ठीक है, जय हिंद जय भारत।